वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आ रही है। ओके, ठीक है। कल हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो हैं वो WBCs को डिस्कस करेंगे। कल हम लोग ने न्यूट्रोफिल्स तक जो थी वो बात कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास जो WBCs के अंदर आपका जो कंपोनेंट आ जाता है दैट इज एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट्स काउंट। अगर हम लोग ALC की बात करें तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि आपका जो पूरी बॉडी का ब्लड है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स कितने प्रेजेंट हैं। और इसको हम लोग मोस्टली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं माइक्रोलीटर्स के अंदर या क्यूबिक मिलीमीटर्स के अंदर एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। अब इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो लिम्फोसाइटोसिस आ जाता है या लिम्फोपीनिया आ जाता है। लिम्फोसाइटोसिस में क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट्स का लेवल इंक्रीज कर जाता है। और लिम्फोपीनिया के अंदर ये होता है कि आपके जो सेल्स हैं, आपके WBCs हैं, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स का लेवल कम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन के अंदर जो है वो लिम्फोसाइटोसिस होती है, यानी कि जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं और कुछ अदर इन्फेक्शंस होती हैं जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस की बात करें तो उसके अंदर जो है वो एक वायरस लिखा हुआ है, एब्स्टेन बायर वायरस, EBW। ये एक हर्प्स वायरस की एक टाइप है जिसके अंदर आपको सिवियर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे फीवर या सोर थ्रोट, या आपकी जो स्प्लीन है वो इलार्ज हो जाती है, या आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तो अगर आपको इस वायरस का अटैक होता है तो इसमें लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस, इसमें क्या होता है कि आपका जो सेल्स का साइज होता है वो इलार्ज हो जाता है ड्यू टू वायरस। और ये भी एक हर्प्स वायरस की एक टाइप है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स। ठीक है। मीजल्स में आपके बॉडी पे रैशेस होने लग जाते हैं, फीवर होने लग जाता है, और ये एक एयरबॉर्न आपका जो है वो वायरस होता है, और ये कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से भी स्प्रेड करता है। तो अगर ये वाली किसी भी पर्सन को सारी कंडीशंस हुई हैं तो उसमें लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखें तो उसमें पर्ट्यूसिस आ जाता है जो कि एक कफ है। और इसमें क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसमें कफ के बाद बंदे को जो है वो वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, और ये एयरबोर्न इन्फेक्शन होती है। तो इसमें भी लिम्फोसाइटोसिस का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अदर इन्फेक्शंस की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाता है जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है, और ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से स्प्रेड होती है। इसके अलावा आपके पास ट्यूबरक्लोसिस आ जाता है एंड सर्फाइलिस आ जाता है। सर्फाइलिस जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू भी स्प्रेड होता है, मदर से इन्फेंट में भी स्प्रेड हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। और इसमें भी आपकी बॉडी पर स्किन रैशेस वगैरह और फीवर हो सकता है इसके अंदर। जितनी भी इन्फेक्शन होती है उसमें फीवर जो होता है वो आपका एक कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है। अगर हम लोग और बात करें कि और कौन सी जो है कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। कुछ लिम्फोमास आ जाते हैं, ठीक है, कुछ कैंसर्स आ जाते हैं जिसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर्स होते हैं, लिम्फोमास, क्या बोल जिसके रहे अंदर थे उसका? लिम्फोसाइट्स काउंट जो है वो डेट बढ़ आएगी। जाता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया आ जाता है। ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है कि क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। इसका माइक ऑन है। अच्छा, मतलब हमारी भी कल परसों भी लगी है। ओके, मैंने कर दिए। कुछ ल्यूकीमियाज होते हैं, कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं जिसके अंदर लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है। इसके अलावा अगर स्प्लीन के अंदर आप जो है उसकी कोई इन्फेक्शन हुई है या कोई सीरियस इशू है और आप स्प्लीन को रिमूव कर देते हो तो उसके केस में भी लिम्फोसाइटोसिस हो जाती है, लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ इन्फेक्शंस। ठीक है। जिसमें लिम्फोपीनिया होता है। ठीक है। अब लिम्फोपीनिया क्या था कि जिसमें हमारा लिम्फोसाइट्स का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाता है। अब कौन कौन सी इन्फेक्शंस हैं जिसमें आपके पास मोस्टली वायरल इन्फेक्शन, HIV,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इस वायरस की वजह से जो है वो आपका लिम्फोपीनिया हो जाते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स के लेवल डाउन चला जाता है। इन्फ्लुएंजा में, कोविड-19 में आपने देखा था बहुत सारे केसेस थे। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, टीबी वगैरह, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। किसी पर्सन में हाई हो सकता है, किसी में लो हो सकता है। इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और विल पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है और स्ट्रेस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड डाइट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जैसे ल्यूपस होता है। ल्यूपस में क्या होता है कि इसमें आपके स्किन ज्वाइंट्स और आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वहां पर जो है वो आपके रैशेस वगैरह हो सकते हैं और आपके फीवर होता है इसमें। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की भी हमने कल बात की थी कि ऑटो इम्यून अर्थराइटिस होता है। इसके अलावा जोर्जन सिंड्रोम आ जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले ग्लैंड्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा रेक्टिमिलर ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि टीयर प्रोड्यूसिंग आपके ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में आपका लिकोसाइट्स का लेवल जो है वो कम हो जाता है, लिम्फोसाइट्स का जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स एंड, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट के अंदर आपने बहुत ज्यादा देखा होगा लिम्फोपीनिया का इशू। इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं, वो इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करते हैं अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो थेरेपीज ले रहे होते हैं, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि इम्यून सप्रेस के लिए यूज होती हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, उसमें ये यूज की जा रही होती हैं। अस्थमा वाले पेशेंट भी इनको यूज कर रहे होते हैं। तो इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स में भी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका लेवल जो है वो डाउन जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप होती हैं और ये लार्जेस्ट टाइप है और ये आपका एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर। बोन मैरो में ही ये प्रोड्यूस होते हैं और ये भी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट वो होती है कि जिसमें आपका नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। जो आपकी अडेप्टिव होती है वो स्पेसिफिक होती है, उसमें टी एंड बी सेल्स आ जाते हैं, और जो इनेट होती है उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मोनोसाइट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर एंड डेंड्रिटिक सेल के अंदर। डेंड्रिटिक सेल्स भी इम्यून सेल्स होते हैं और ये भी फर्दर जो है वो पैथोजेंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्सेस को इनहेंस कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। अब हम देखते हैं कि मोनोसाइट्स का किन में जो है वो लेवल हाई होता है और एक्सक्यूज मी इनमें जो है मैम। वो कम होता है। अब मोनोसाइट्स का बेसिकली काम ही होता है कि इन्होंने फैगोसाइटोसिस करवानी है कि जो भी आपकी बॉडी में पैथोजेंस एंटर होते हैं उनको ये इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपके सेल डैमेज होते हैं, उनका जो भी डेब्रिस होता है उनको भी ये इनगल्फ कर लेते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आता है उनको भी ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनगल्फ कर लेते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स जो है वो टिश्यू रिपेयर भी कर रहे होते हैं और इन रीजनरेशन, अगर आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई है, कोई सेल इंजरी हुई है, तो उसको रीजनरेट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंशिएशन का काम भी करते हैं कि मोनोसाइट जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट होकर, जैसे कि वो मैक्रोफेजेस के अंदर डिफरेंशिएट होते हैं जो कि लार्जर फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो टिश्यू में रेजिड्यू करके आपके टिश्यू की इंजरी से आपको प्रिवेंट कर रहे होते हैं। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं जो एज एंटीजेंस काम कर रहे होते हैं कि आपके इम्यून सेल्स को, ताकि आपकी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है ना वो इनहेंस हो सके, ठीक है, जो आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। इसके अलावा बहुत सारी इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि मोनोसाइटोसिस यानी कि मोनोसाइट्स का लेवल इनहेंस करती हैं, ठीक है। जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शंस भी हैं और यहाँ पर जो है वो एक्यूट भी हैं। इसमें टीबी वगैरह आ जाता है, एंडोकार्डाइटिस आ जाता है। एंडोकार्डाइटिस में ये होता है कि ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकती है जिसमें आपकी हार्ट की जो इनर लाइनिंग है, मसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा मोनोन्यूक्लियोसिस आ जाता है। मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है कि ये आपका जो हमने पीछे ईबीवी वायरस पढ़ा, ये वही कॉज करता है और इसमें भी आपको जो है वो एक्सट्रीम किस्म का फीवर हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें मोनोसाइट्स का जो लेवल है वो इनहेंस हो जाता है। एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस की हम लोग ने बात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आईबीडी या ल्यूपस वगैरह। सार्सिटोसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके जो एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाती है सेल क्लस्टर की,
और इसमें आपके लंग्स मोस्टली अफेक्ट हो रहे होते हैं, लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, आईज बहुत ज्यादा इसमें अफेक्ट होती हैं और स्प्लीन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है एंड लिवर भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल क्लस्टर्स की। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ हीमाटोलॉजिकल कंडीशंस देखें जिसमें मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो माइलो जो सेल्स होते हैं ना, मिलॉइड सेल्स, वो आपके बोन मैरो को जो है वो लाइन कर रहे होते हैं। तो वहां पर जो सेल्स है ना, वहां पे उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से जो सही से प्रोडक्शन है मोनोसाइट्स की या अदर डब्ल्यूबीसीज की वो नहीं होती है। ल्यूकीमिया वगैरह हो जाता है, कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी आपके मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो इनहेंस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं जो मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जैसे ल्यूकीमियाज है, लिम्फोमास आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स का कैंसर आ जाता है या ब्लड कैंसर आ जाता है। स्प्लीन के रिमूवल से भी मोनोसाइट्स का लेवल इंक्रीज हो सकता है, स्ट्रेस एंड प्रेगनेंसी और बहुत सारी मेडिकेशन भी मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि किन में मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। HIV की भी हमने बात की, EBV की बात की, एडिनो वायरस की। एडिनो वायरस जो है वो बेसिकली ये होता है कि इसमें जो है ना वो आपके ये रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी आपके अफेक्ट कर सकता है, या आपके यूरिनरी ट्रैक को भी अफेक्ट कर सकता है। पिंक आई इन्फेक्शन भी इस वजह से हो सकती है, और ये कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है, ठीक है। पिंक आई जब इन्फेक्शन स्प्रेड हुई थी तब भी आप लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हम लोग जो है वो बच रहे थे, ठीक है। तो इन सारे केसेस के अंदर जो है वो मोनोसाइट्स का लेवल ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा जो कैंसर ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर बोन मैरो का कैंसर हुआ है या कोई सी ऐसे ऑर्गन का कैंसर हुआ है जो कि मेनली इन्वॉल्व है आपके ब्लड सेल्स बनाने में, तो वहां पर भी आपके मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो रिड्यूस हो सकता है। एंड ए प्लास्टिक एनीमिया की भी हम लोगों ने कल बात की थी। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की भी हमने बात की, ठीक है, कि जिसमें आपके एबनॉर्मल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मिलॉइड नियोप्लाज्म, ठीक है, जिसमें आपके बोन मैरो या ब्लड के कैंसर्स आ जाते हैं, और ल्यूकीमियास, ठीक है। इन सारे कैंसर्स के अंदर जो है वो मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो ड्रॉप हो सकता है। विटामिन B12 एंड फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्लड प्रॉपरली नहीं बनता, WBCs के वर्किंग में डिस्टर्बेंस आती है, और इससे भी मोनोसाइट्स का लेवल जो है वो ड्रॉप हो सकता है। GAT2 डेफिशिएंसी, दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि आपके ब्लड सेल की डेवलपमेंट नहीं सही से होने देती, ठीक है। इसके अलावा हीमोडायलिसिस जिनको हो रहा होता है उनके अंदर भी मोनोसाइट्स का लेवल डिस्टर्ब होता है। स्ट्रेस एंड गैस्ट्रिक रिसेक्शन, ठीक है, जब आप जो है वो कोई पार्ट रिमूव कर देते हो स्टमक का, जैसे हियाटस हर्निया वगैरह होता है, या कोई ऐसी जैसे हम लोग जो है वो ओबेसिटी के सर्जरीज करवा रहे होते हैं, बरियाट्रिक सर्जरी जिसमें हम लोग स्टमक का कुछ पोर्शन रिमूव कर देते हैं, तो उनके केसेस में भी मोनोसाइट्स का लेवल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड ऑटोइम्यूनल ल्यूपस की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, सार्टोसिस आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके बोन मैरो वगैरह को डिस्टर्ब करता है, और IBD आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसिनोफिल काउंट की बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट होता है, उसमें आपके पास एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट आ जाता है, जो कि इसिनोफिल्स का लेवल चेक कर रहा होता है कि वाइट ब्लड सेल्स में कितना है। और इसिनोफिल्स का जो लेवल होता है ना, वो बेसिकली आपके एलर्जिक रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर बॉडी में कोई फूड एलर्जीज, कोई स्किन एलर्जीज वगैरह होती हैं, तो उनमें इसिनोफिल्स का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अस्थमा वगैरह है, क्योंकि अस्थमा भी एक एलर्जी कंडीशन ही है, एक्जिमा भी स्किन एलर्जी होती है। इसके अलावा बहुत सारे फीवर्स ऐसे होते हैं जो एलर्जी कंडीशंस की वजह से होते हैं, और इन सब के अंदर इसिनोफिल्स का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होती हैं जो वर्म से होती हैं, और उसमें भी सिनोफिल्स के लेवल हाई हो जाते हैं। एंड ल्यूपस वगैरह या रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी सिनोफिल्स के लेवल जो है वो हाई हो जाते हैं। कुछ कैंसर्स आ जाते हैं, ल्यूकीमिया या लिम्फोमास, जिसके अंदर सिनोफिल्स के काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा आपके कुछ ड्रग के रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स के रिएक्शंस आ जाते हैं, या एंटी कॉन्वुलेंट मेडिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें सिनोफिल्स के लेवल जो है वो हाई हो जाते हैं।
इसके अलावा आपके एसिनोफिलिया का लेवल जो है वो एड्रीनल ग्लैंड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन जो ले रहे होते हैं, इससे भी आपका ये जो अब आपका सिनोफिल्स के काउंट जो होता है उसको कम करता है, ठीक है। और कशिंग सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें एक्सेसिव कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन हो रही होती है, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके आपके सिनोफिल काउंट को कम करता है, ठीक है। जिनको भी कशिंग सिंड्रोम होता है तो इसके अंदर जो है इनके सिनोफिल्स के लेवल ड्रॉप होते हैं। इसके अलावा अगर सेप्सिस है, किसी पर्सन को सेप्सिस होता है, आपकी एक्सट्रीम ब्लड इंफेक्शन होती है, स्वेयर, ठीक है। तो जिनको सेप्सिस होता है उनके अंदर भी सिनोफिल्स का लेवल ड्रॉप हो जाता है, और जो लोग एक्सट्रीमली अल्कोहल यूज कर रहे होते हैं उनमें भी सिनोफिल्स के लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं बेसोफिल्स एब्सोल्यूट काउंट, ठीक है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स में बेसोफिल्स का लेवल चेक कर रहे होते हैं, और इसको भी हम लोग माइक्रोलीटर्स के अंदर जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। और ये भी एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो है वो ज्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं। अब जो चिकन पॉक्स जैसी आपके पास इन्फेक्शंस आ जाती हैं या पैरासाइटिक आ जाती हैं, इसमें आपका जो बेसोफिल्स की प्रोडक्शन है वो ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी फूड से एलर्जी हुई है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, या कोई इन्वायरमेंटल एलर्जेंस है जैसे डस्ट वगैरह है, तो उसमें भी आपके जो है वो बेसोफिल्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आईबीडी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस के अंदर भी बेसोफिलिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नियोप्लाज्म वगैरह, जिसमें आपके ब्लड फॉर्मिंग सेल्स अफेक्ट होते हैं, बोन मैरो की कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें आपका ल्यूकीमिया वगैरह आ जाता है, और इसमें आपके बेसोफिलिया आप देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोक्राइनोपैथिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक डिसऑर्डर होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ठीक है। और जैसे डायबिटीज मेलाइटस आ जाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कंडीशंस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, जिसमें मेनली इन्होंने यहाँ पे जो है वो हाइपोथायराइडिज्म को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डिसऑर्डर्स आती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं, उसमें भी जो है वो बेसियोफिलिया का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके बोन मैरो सही से ब्लड सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी जो है सेल्स की सही से प्रोडक्शन ही हो रही है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है, तो उसमें भी बेसोफिलिया देखने को मिलता है। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो बेसोफिलिया से जो है वो रिलेट कर रही होती हैं, कुछ आपके ब्लड की डिसऑर्डर्स आ जाती हैं जो बेसोफिलिया कॉज करती हैं। और समटाइम ऐसे होता है कि अगर आप किसी स्ट्रेस से रिकवर कर रहे हो, किसी सर्जरी से रिकवर कर रहे हो, या किसी इंजरी से रिकवर कर रहे हो, तब भी आपका माइनर जो है वो बेसोफिलिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जो हाइपरथायराइडिज्म का अगर हम लोग केस देखें तो उसके अंदर हमने मोस्टली ये देखा है कि जो बेसोफिल्स के लेवल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। पहले हम लोग ने बात की थी हाइपोथायराइडिज्म की, जिसमें बेसोफिल्स के लेवल इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के अंदर बेसोफिल्स के लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। और कुछ सिवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिसे हम एनाफ्लेक्सिस कहते हैं, जिसमें बंदा जो है वो कोमे में भी जा सकता है। इसमें एक्सट्रीम आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है अगर पर्सन जो है वो फूड जिस पर्सन को जिस चीज से एलर्जी हुई है उसको अवॉइड नहीं करता, तो फिर कॉम्प्लिकेशन एनाफ्लेक्सिस वगैरह हो जाते हैं। तो उसमें भी हमने ये देखा है कि बेसोफिल्स का लेवल ड्रॉप कर जाता है, एंड सर्टेन इन्फेक्शन भी आ जाती हैं जिसमें बेसोपीनिया हो जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करने से भी जो है वो प्रॉब्लम आती है, डाटा स्टेरॉइड हार्मोन्स। एंड समटाइम ये भी देखा गया है कि जो फीमेल अपनी ओव्यूलेशन स्टेज पर होती है एट द डे ऑफ 14 और 15, ठीक है, तब भी उनका माइनर जो है वो बेसोफिल काउंट जो है वो ड्रॉप होता है। और समटाइम ऐसे होता है कि फैमिलीज के अंदर ये चीज रन कर रही होती है कि रेयर केसेस में ही होता है कि उनका जो बेसोफिल्स का लेवल है वो ड्रॉप ही रहता है, चाहे वो कोई भी टेस्ट करवा ले। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है। हम लोग ने आरबीसीज के बारे में डिस्कस किया, डब्ल्यूबीसीज के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा ब्लड का कंपोनेंट होता है दैट इज द प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका क्लॉटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, और अगर आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर देता है, और उससे फिर एक्सेसिव बॉडी में ब्लीडिंग हो सकती है, और जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है डेफिशिएंसीज आएंगी। इसके अलावा अगर हाई प्लेटलेट काउंट है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है, और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, एक्सट्रीमली आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। अगर आपकी कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो प्लेटलेट्स वहां पे जाकर वहां पे स्टिक करके उस वाउंड को हील करते हैं, ठीक है।
अब होता ये है कि कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें प्लेटलेट प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, और जैसे डेंगू वगैरह उसमें कम होती हैं, ठीक है। और कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती हैं जो थ्रोम्बोसाइटोसिस कॉज कर सकते हैं। अगर किसी का बहुत ज्यादा कोई ट्रॉमा या कोई सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो भी एक रिएक्टिव इंक्रीज आ सकता है आपके प्लेटलेट्स काउंट में। आयरन डेफिशिएंसी भी आपके थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट काउंट इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा जो हीमोलिटिक एनीमिया था जिसमें एक्सट्रीमली जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं आरबीसीज, उसमें भी हायर प्लेटलेट काउंट देखा गया, और स्प्लीन रिमूवल के अंदर भी प्लेटलेट काउंट हमने हायर देखा है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स आ जाते हैं जैसे कि लंग्स का कैंसर है या गैस्ट्रो के कैंसर है या ब्रेस्ट ओवरियन कैंसर्स हैं या लिम्फोमाज हैं, उसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि विनक्रिस्टीन होती है, ये कीमोथेरेपी मेडिकेशन होती है। इस मेडिकेशन को यूज करने से भी प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेशन जो है जो आपके बोन मैरो के सेल्स को डिस्टर्ब करती हैं, उनकी जो ब्लड सेल्स के वहां पे प्रोडक्शन होनी थी वो लेस हो जाती है उन जीन में म्यूटेशन की वजह से, इनमें भी जो है वो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा बोन मैरो की जो न्यूप्लाज्म एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो रही है, इस केस में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है प्लेटलेट्स में। और सर्जरी ट्रॉमा बर्न्स के पेशेंट में भी टेम्परेरी इंक्रीज होता है। अच्छा, ये होता है कि जो बर्न्स के पेशेंट होते हैं उसमें टेम्परेरी इंक्रीज होता है प्लेटलेट काउंट में, फिर जब उनकी 5 6 7 दिन तक उनकी यही कंडीशन रहती है, उनकी मैल नरिशमेंट आ जाती है, वो खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर उनका ऐसा ऐसा प्लेटलेट काउंट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड एलर्जी कंडीशन के अंदर भी प्लेटलेट काउंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। बोन मैरो की कंडीशंस आ जाती हैं। इसके अलावा कैंसर्स के ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो डब्ल्यूबीसीज में बहुत चेंजेस आती हैं, और डेफिशिएंसीज जैसे आयरन फोलेट एंड B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी प्लेटलेट फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं या आपको कोई HIV हेपेटाइटिस C वगैरह इनके वायरसेस हैं, सेप्सिस वगैरह हो रहा है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे मलेरिया वगैरह लिखा हुआ है, तो इसमें प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। डेंगू वगैरह के फीवर में भी यही प्रॉब्लम आती है कि उनका प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग हेपरीन मेडिसिन का यूज कर रहे होते हैं उसमें भी प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है। हेपरीन मेडिकेशन लगाई जाती है ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्प्लीन इश्यूज आ जाते हैं जिसमें अगर आपकी इनलार्ज हो गई है स्प्लीन तो वो प्लेटलेट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल रिड्यूस कर देती है। लिवर की जो एबिलिटी है जो कि प्लेटलेट्स प्रोडक्शन की वो भी कम हो जाती है, और प्रेगनेंसी के अंदर भी माइनर हमने जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखा है। एंड इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है जैसे यहाँ पे प्रीक्लैम्सिया लिखा हुआ है, प्रीक्लैम्सिया जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को कहते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल हाइपरटेंशन नहीं होती। इसमें ये होता है कि आपकी जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाती है, और इसी की एक सिवियर फॉर्म होती है जिसे हम ईक्लैम्सिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो कोमे में चली जाती है, ठीक है, उसके यूरिन में जो है वो ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्ट पे लिखा हुआ है हेल्प सिंड्रोम, ठीक है, हेल्प सिंड्रोम का मतलब ये होता है, H से यहाँ पे बनता है हीमोलाइसिस, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन उनकी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ई से बनता है कि आपके जो लिवर का एंजाइम्स होते हैं ALT AST उनके लेवल्स हाई हो जाते हैं। इसके अलावा पी से जो है वो ये बनता है कि आपके जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो कम हो जाता है और प्रीक्लैम्सिया भी हो जाता है। तो ये एक पूरा सिंड्रोम है जो आपके प्रेगनेंसी में होता है, और इस वजह से भी जो है वो आपके प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे समटाइम्स रिपोर्ट में होती है CBC की, जिसमें होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें आप ब्लड में देखते हो कि आपके प्लेटलेट्स का साइज कितना है। प्लेटलेट्स बेसिकली बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और ये आपको MPV टेस्ट ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि आपके प्लेटलेट्स का साइज क्या है और ये कैसी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिनका MPV हाई आता है तो उसके पीछे अ लॉट ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, रिमेटोइड, क्रॉन डिजीज, थायराइड। आई थिंक इन सारी टर्म्स को पीछे एक्सप्लेन किया है। बोन मैरो की प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, एज, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जैसे कैंसर के अंदर, एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रही है कोई अंदर जो है वो अल्सर्स वगैरह हैं GIT में, उसमें अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवाया, इन्फेक्शन, स्मोकिंग, हाई एटीट्यूड, ठीक है, जब आप जो जितना ज्यादा ऊंचाई पे जाते जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है।
मेडिकेशंस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड कैंसर्स। इसके अलावा अगर आपका लो एमपीवी है तो ए प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूपस, आईटीपी और प्रीक्लैम्सिया के केस में जो है वो एमपीवी का लेवल कम हो सकता है। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो फिर मेरे से पूछ लें। हाइप्रीन मेडिकेशन जो है वो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है, कि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स ना बने। आईटीपी कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनी, फिर मैंने बताया था आपको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का।